ओके, चले तो अपन सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स देख रहे थे, उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में किसी को कोई डाउट है क्या? कल मैंने काफी प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर दिया था थ्योरेटिकली कि इंटरफेरेंस मतलब क्या चीज होने वाला है। सबको इंटरफेरेंस क्लियर हो गया था? हाँ सर। बताएं। ओके, सो आज मेजर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले बीट्स में, ठीक है। सो इंटरफेरेंस के बाद एक नेक्स्ट फेनोमेना है बीट्स, समझे? बीट्स क्या है? ऑफ कोर्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, लेकिन इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी? बताओ, किस टाइप की वेव सुपर इम्पोज होती है इंटरफेरेंस में? सेम फ्रीक्वेंसी की। सेम फ्रीक्वेंसी। और अगर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस देखना है तो एक और चीज सेम होनी चाहिए, क्या? एम्पलीट्यूड। नियरली सेम कह सकते हो। अगर नियरली सेम है तो जब A1 माइनस A2 जो होगा वो कैंसिल कर देगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा, तो वो जो मैक्सिमा बहुत अच्छे से आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो वो इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। बीट्स की कंडीशन देखें, यहां पर मैं लिखूंगा व्हेन टू वेव्स ऑफ, नोटिस करें, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी, क्या? अनइक्वल फ्रीक्वेंसी बट वेरी स्लाइट डिफरेंस। स्लाइट डिफरेंस, डिफरेंस क्या होना चाहिए? वेरी स्लाइट डिफरेंस। और वो स्लाइट डिफरेंस यूजुअली कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज। आप समझ गए? 10 हर्ट्ज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कोई बताएगा क्या है ये? कोई बताएगा ये 10 हर्ट्ज कहाँ रिलेट हो रहा है? अरे 10 हर्ट्ज मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। अभी कुछ चमक रहा है क्या? हाँ सर। ये क्या चीज? इको के लिए या फिर बोले तो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ आवर ईयर। मतलब ये है बीट्स क्या है? बीट्स एक म्यूजिकल ऑब्जर्वेबल टर्म है। तो यार हमारे ईयर अगर सेम साउंड इससे पहले पहुंच गया तो हमारे ईयर उसे समझ ही नहीं पाएंगे ना। समझ आया? तो ऑफ कोर्स बीट्स के लिए आपको मैथमेटिकली करना है तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैथमेटिकली बीट्स क्या हो सकता है? कुछ भी। लेकिन अगर आपको ह्यूमन ईयर को ऑब्जर्व करवाना है तो क्या होना चाहिए? 10 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। समझा? अभी तो क्लियर समझ आ रहा है ना इस लाइन से? So when two waves of unequal frequency but very slight difference, very slight frequency difference लिख देना चाहिए मुझे। Okay, very slight frequency difference superimpose then beats are formed. Then रुकें, then the intensity at any point varies with time. Intensities at any point varies with टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एक साउंड वेव आ रहा था, आपके पास आ रहा था, तो आपको तो पूरा साउंड सुनाई देगा हमेशा यहाँ पर। लेकिन किसी तरीके से, किसी फिनोमेना की वजह से इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज विद टाइम फ्रॉम मैक्स टू मिन। ओके, सो दिस, ये जो
इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीट्स। तो पहले तो ये समझ आए कि बीट्स क्या है, ये जो फिनोमेना ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम है, इसी को क्या बोलते हैं, बीट्स, It's which is known as beats, as beats। अब समझिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या है। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मैक्स इंटेंसिटी। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्स इंटेंसिटी, मतलब ए क्या होना चाहिए, मैक्स। और उस कंडीशन को बोलते हैं वैक्सिंग। क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसे वैक्सिंग बोलते हैं। और जो मिनिमम इंटेंसिटी है, vanning. यस, वैनिंग बोलते हैं उसे। सो ए मिनिमम क्या हो जाएगा, वैनिंग। तो बेसिकली एक टर्म ये भी आता है, द फिनोमिना ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग इज नोन एज बीट्स। जबकि वैक्सिंग का मतलब क्या है, मैक्स, और वैनिंग का मतलब मिनिमम। सो ये भी बोला जाता है, अ फिनोमिना ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग इन इंटेंसिटी इज नोन एज बीट्स। तो ये भी डेफिनेशन है, बट अपन उतना डेफिनेशन पे नहीं ध्यान दे रहे। समझ गए आप, वैक्सिंग या वैनिंग, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अब इसका मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं, मैथमेटिकल देख लेते हैं। मान लेते हैं y1 एक वेव है। अच्छा, फॉर सिंपलिसिटी, फॉर सिंपल कैलकुलेशन कौन से पॉइंट को ऑब्जर्व कर लिया जाए, लेट्स ऑब्जर्व इट एट ओरिजिन। ओरिजिन ऑब्जर्व करने से क्या हट जाएगा, एक्स क्या रख देंगे दोनों में, 0। ये समझा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने किस पार्टिकल को ऑब्जर्व करने वाले हैं, Origin वाले. तो इसका मतलब y1 जो होना चाहिए था क्या, a1 साइन ओमेगा टी। अच्छा, ए एज्यूम करेंगे, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए वेव का। तो ए साइन ओमेगा टी। अब ये ओमेगा 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, अलग अलग है, प्लस या माइनस के एक्स। अब ये एक्स क्या हो जाने वाला है, 0। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देता हूँ, ए साइन ओमेगा टी लिख देता हूँ, बिकॉज एक्स क्या है, 0। और y2 क्या हो जाएगा फिर, ए साइन ओमेगा 2t। कोई डाउट क्या इसमें, x1 x2 दोनों ही क्या है, 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि जब एम्पलीट्यूड था डिफरेंट, तब क्या फिनोमिना आ रही थी, इंटरफेरेंस। याद है। अब हम क्या सॉल्व करने वाले, फ्रीक्वेंसी को। तो देखें क्या है, वाई नेट देखिएगा, वाई नेट विल बी y1 प्लस y2। क्या वेक्टर से सॉल्व कर दोगे क्या इसे, नहीं, क्योंकि जब ओमेगा सेम नहीं है तो एक ही वेक्टर एक ही फेजर में बना पाओगे क्या इन्हें, नहीं। तो आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली कर लेते हैं, ए साइन ओमेगा 1t प्लस ए साइन ओमेगा 2t। यार अब देखो ए कॉमन आ गया तो किसका फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। अब यार बताओ, पता है क्या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है यहाँ पर, Yes. क्या होता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c plus d by 2 plus minus d by 2. Cos c minus d upon. वेरी गुड है, ठीक है, एटलीस्ट आप लोग को ये लर्न है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, 2a क्या आ जाएगा, साइन c प्लस डी, मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, क्लियर। इनटू क्या आएगा, टाइम, इनटू कॉस क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। कोई डाउट क्या इसमें, यार यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो देखो ये कैसी वेव बन रही है,
ये ऐसी वेव बन रही है, वाई नेट जो आ रहा है वो क्या आएगा, ये आएगा 2a। ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है और ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मिनिमम मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, सॉरी फ्रिक्वेंसी कम है मतलब स्लोली चेंज हो रहा है, और ये जो फ्रिक्वेंसी ज्यादा है ये एक्चुअली फ्रिक्वेंसी क्या बन जाती है, वेव की। तो हम क्या करते हैं, कॉस को साथ में लिख लेते हैं ऐसे, कॉस ओमेगा 1 माइनस, अच्छा 2 पाई टी क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। सो ये हो गया 2 पाई, ये क्या बन गया f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी, ये बन गया कॉस, इंटू क्या बन गया साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई टी। अब आप नोटिस करना कि ये एक स्मॉलर फ्रिक्वेंसी है और ये क्या है, एक लार्ज फ्रिक्वेंसी है। सो ये जो लार्ज हायर फ्रिक्वेंसी होगी ये डेफिनेटली किसकी फ्रिक्वेंसी होगी, वेव की, और ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी है ये होगी उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशन की। ठीक है, तो अगर इसका फिगर मैं बनाता हूं, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो पूरा सेगमेंट है ये क्या बन जाता है उसका, टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड, ये क्या बन जाता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर जाएगा। और ये क्या है, वेव फंक्शन, ये क्या है, द वेव साइन ओमेगा टी से चल रही है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, f1 प्लस f2 बाई 2, कोई डाउट क्या इसमें। और एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, f1 minus f2 by 2। यस, एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी आएगी f1 माइनस f2 बाई 2। अब यार सोचो ये कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस एक बार में कितना वेरी करता है, कितनी बार मैक्सिमम या मिनिमम आता है, 2 बार। साइन मान लेते हैं या कॉस मान लेते हैं, चलो कॉस मान लेते हैं। ओके, तो अगर मैं जीरो के बाद देखूं तो एक बार यहाँ पर मैक्स आता है और एक बार यहाँ पर मैक्स आता है, और मिनिमम कहाँ पर आता है, मिनिमम यहाँ पर। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, मिनिमम, और जबकि जो रेड मैंने डॉट की है वो क्या पॉइंट हो गए, मैक्सिमम। मतलब एक टाइम पीरियड में 2 बार मैक्सिमम आएगा और 2 बार मिनिमम। मिनिमम आएगा। इसका मतलब अगर वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है तो बताओ मैक्सिमा कितनी बार आएगा, समझा कि नहीं। हाँ सर। तो इसका मतलब मैक्स या मिनिमम की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, मैक्स और लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्स और मिन। इसका मतलब ये हुआ इट इज सिंपली क्या, फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू मैक्सिमम, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू मैक्सिमम। सो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू 2। क्लियर, तो इसका मतलब कितनी आ जाएगी, f1 माइनस f2 आ जाएगी। और बीट्स की डेफिनेशन ही ये है कि दो मैक्सिमम के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बीट्स किस तरीके से डिफाइन है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, बीट्स मतलब है, बीट्स इट इज frequency of two consecutive max और min, और टू consecutive waxing और waning। क्लियर, इसका मतलब क्या हो जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी, बहुत ही सिंपल, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब
अभी समझ आया बीट फ्रीक्वेंसी क्यों ये होती है? तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? f1 माइनस f2। और देखना मैं मॉड लगा दूंगा, मतलब फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है या कौन नहीं, आपको हमेशा बीट फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव लेनी है। समझ आया या नहीं? सर वो ऊपर वाला एक बार फिर से। चलो ठीक है, ऊपर वाला फिर से समझते हैं। होता यह है कि दो मैक्सिमम के बीच में कितना टाइम लगेगा? t/2 लगेगा ना। दो सर मैक्स के बीच टाइम t/2, तो मैक्स की फ्रीक्वेंसी तो मतलब टाइम पीरियड हाफ हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 डबल। टाइम। मतलब मैं ऑसिलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम कितना फास्ट आएगा। तो अगर वेव का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो मैक्सिमम कितनी बार आएगा? 20 टाइम्स आएगा ना। हाँ मतलब मैक्सिमम डबल टाइम्स अपीयर होगा। समझा? हाँ सर। चले तो ये बीट फ्रीक्वेंसी में समझ आया। तो ये पूछ लिया जाता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू कंसेक्यूटिव वैक्सिंग। तो क्या आ जाएगा ये टाइम? मतलब बीट फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है, टाइम कितना आ जाएगा? 1/f1 माइनस f2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो क्लियर सर। बताएं। हाँ, अब इसे मैं ग्राफ से भी फील करा देता हूँ आपको, क्या कि बीट्स में एक्चुअली कैसा ग्राफ दिखेगा। ये जो हमने यहाँ पर बना दिया है, ये हमने इक्वेशन देख ली। अब इस इक्वेशन का फिगर देख लेते हैं कि कैसे टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी करेगा और वेव भी चलेगी ही चलेगी। तो यहाँ पर क्या बात कर देते हैं? बीट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, ऑफ वेव्स, सॉरी बीट्स। यार अब देखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुरंत समझ आ जाएगा। आप देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट हम हटा। ओके, चले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले ये एक वेव है, ठीक है। ये मान लेता हूँ टाइम कितना है, ये 1 सेकेंड है। तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? काउंट करें। ये हुआ कितना? फर्स्ट वेव। यार ये समझा कि नहीं? रेड डॉट क्या है? फर्स्ट वेव। दूसरा डॉट सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है फर्स्ट वेव की? 11। 11. इसका मतलब f1 कितना है? 11 हर्ट्ज। अब समझना, ये दूसरी वेव ले ली हमने। अब इसे काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 हर्ट्ज। 9 हर्ट्ज। सो डेफिनेटली अगर ये दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो देखो ऐसा फिगर बनेगा मैथमेटिकली। जब आप पूरा ड्रॉ करें, वो जो फंक्शन था उसे अगर ड्रॉ करें तो ऐसा फिगर बनेगा। तो मुझे पता है कि मेरे इस कैलकुलेशन से मुझे दो आंसर पता है। वेव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? वेव बताओ कितनी f1 आएगी plus फ्रीक्वेंसी? f2 अच्छा, f1 प्लस f बाई 2, upon तो 2 कितनी आ गई? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज। मतलब इन 1 सेकेंड कितनी वेव होनी चाहिए? 10। या 10। तो इन 1 सेकेंड कितनी वेव ड्रॉ करोगे? 10 वेव्स। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? नहीं। नेक्स्ट दूसरा क्या फिर हम फाइंड करेंगे? मैक्स एंड मिनिमम और बीट फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी। वो कितनी आ जाएगी? f1 माइनस f2। तो कितनी आ गई? 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज। सो इसका मतलब टाइम क्या आ जाएगा? 1/2। मतलब कितना?
0.5 0.5 second. सेकेंड। ये किस चीज का टाइम है? बिटवीन टू। बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा। मतलब एक बीट्स में क्या आएगा बताओ? इन वन बीट्स क्या कवर होगा? इन वन बीट, एक बीट में क्या आएगा? वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। समझ आया? अरे दूसरा मैक्सिमा आने तक उससे पहले एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ही तो इन्वॉल्व होगा ना। हाँ सर। एक बीट्स का मतलब दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस है, तो उसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ही आ पाएगा। ठीक, तो टाइम पीरियड 0.5 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन टाइम बिटवीन टू मैक्स और टू वैक्सिंग और टू वैनिंग। क्लियर हुआ या नहीं यार? ये समझा कि नहीं? ठीक है, तो चले अब इस फिगर में देख लेते हैं। इस फिगर में पहले हम देखेंगे क्या कि एक सेकंड में कितनी वेव्स आनी चाहिए? 10 वेव्स। तो एक सेकंड कहां पर है? यहाँ बीच में। ठीक है, ये है, ये क्या है? 1 सेकंड। तो काउंट करो कितनी वेव हुई, नोटिस करना। ये पहली वेव हुई, यार देखा सबको पहला वेव? हाँ सर। फिर ये दूसरा वेव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। समझ आया? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं यार ये? हाँ सर। अच्छा, और अब हमें क्या देखना है? वैक्सिंग या वैनिंग के बीच का टाइम। तो यार अभी पता चल ही गया यार, ये क्या है? 0.5 सेकेंड ही है ना अपना। यही क्या बन जाएगा अपना? वैक्सिंग या वैनिंग के बीच का टाइम। तो देख रहे हो ना, पूरी वेव कहाँ पर जाकर कंप्लीट होने वाली है? यहाँ पर। क्योंकि वेव कैसे कंप्लीट होती है? कॉस का फंक्शन मैक्स से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ऐसे ये होता है ना कॉस का पूरा फुल। जबकि हमें सिर्फ कितना देखना है? हाफ। समझ आया? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग बोल सकते हैं। तो ये एक वैक्सिंग है और ये एक वैक्सिंग है। इनके बीच का गैप कितना है? 0.5 सेकेंड। क्लियर? समझ आ गया ना यार सबको बीट्स? यस सर। तो बीट्स का पूरा ग्राफ फील हुआ? देख रहे हो? दो इस तरह अगर थोड़ी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो जाए तो ऐसा ग्राफ आपको मिलता है देखने को। यार यहां तक क्लियर है? अच्छा, काम की बात ये ग्राफ मैंने उठाया कहाँ से? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से। कलर देख के समझ गए होगे। और जब आप बुक रीड करोगे ना, अगर कुछ समझ आ जाए तो बताना। एक भी वर्ड नहीं लिखा है कि क्या हुआ है, सिर्फ इतना लिखा है। बट मुझे लग रहा है आप लोग को सबको समझ आ गया कि क्या बीट्स में दो चीजें ध्यान देने वाली हैं, एक वेव की फ्रीक्वेंसी और एक वैक्सिंग और वैनिंग की फ्रीक्वेंसी। क्लियर ना हाँ सर। यार? सबको ओके है ना? यस सर। अच्छा, अब यार बीट्स को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया जाता है? अगर हमें लैब में बीट्स को ऑब्जर्व करना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम साउंड डिफरेंस को ऑब्जर्व करना है, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए होगा। अब यार थोड़ा सा डिफरेंस तो ऐसा होता नहीं, ट्यूनिंग फॉर्क सब आएंगे जो आप लैब में देखोगे सब फिक्स रहेगा, 300 हर्ट्ज के हैं सब। तो कुछ तो करके इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बदल दूं तो काम बन जाएगा ना यार? ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर। यस तो सर। देख लेते हैं कि कैसे बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लैब में हम कैसे चेक करते हैं बीट्स अगर हमें सुनना है। तो उससे पहले मैं लिखूंगा क्या? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क आप समझ गए। ट्यूनिंग फॉर्क क्या रहेगा? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। क्या? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसके प्रॉन्ज है और वो उसका हैंडल रहेगा। ओके, ओके, सो ये हो गया अपना क्या? हैंडल।
और ये उसके हो गए प्रॉन्ज। अब समझना, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स्ड है। अब जरा सोचो ये जो प्रॉन्ज है इसके जो वाइब्रेट होने वाले हैं, आप इनको थोड़ा सा हैवी कर दो। हैवी कैसे करेंगे, थोड़ा डस्ट लगा दो या ऑयल लगा दो या वैक्स लगा दो, तो ये हैवी हो जाएंगे ना। क्या लगता है सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाएंगे क्या आप? कम होगी नहीं। थोड़ी। नहीं, कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फिक्स्ड होती है, बट हम जुगाड़ लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1, when prongs of tuning fork are loaded with कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्या, ऑयल, वैक्स, डस्ट, कुछ भी अगर लोड करेंगे, सो क्या होगा, इट्स फ्रीक्वेंसी will decrease slightly। समझ आया या नहीं, बताएं पहला पार्ट। तो यहां पर एक टर्म यूज करते हैं कि लोडेड विद मींस फिलिंग बोल देते हैं। क्या कर दिया हमने, फिल्ड, ठीक है। बट एक टर्म यूज किया जाता है क्या, फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है, when prongs of tuning fork are filed, rubbed or chamfered, और नहीं, rubbed, chamfered और cut, then its frequency। मतलब क्या हुआ, मतलब ये प्रॉन्ज थे, अभी क्या किया आपने, उनको ऐसे रब कर दिया, किसी उससे क्या रब कर दिया, तो इसका आउटर का कुछ मेटल कम हो जाएगा ना। समझ आया। फाइलिंग भी उसी चीज को बोलते हैं कि फाइलिंग थोड़ा नाइफ से रब कर दिया, जैसे शार्पनिंग होती है ना, प्रॉन्ज क्या कर दिए गए, शार्प। जैसे शार्पनर रहता है ना, उसको ब्लेड से पहले शार्प किया जाता था, अभी तो शार्पनर मतलब आता है, बट उससे पहले पेंसिल को कैसे ब्लेड से शार्प करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम क्या, फाइलिंग। तो अगर उसे शार्प किया गया, फाइल किया गया, या फिर क्या कर दिया गया, थोड़ा सा पास में से कट कर दिया, तो इनडायरेक्टली मटेरियल का मास तो कम हो रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बढ़ जाएगी। ओके, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्लाइटली। ये वर्ड जरूर याद रखना, स्लाइटली, ठीक। तो अब हम इसमें बीट्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं। डेफिनेटली अगर एक 300 हर्ट्ज का था, चलो एग्जांपल वाइज देख लेते हैं, एग्जांपल वाइज फील करते हैं तो आप ज्यादा समझ में आएगा। क्या, 2 tuning fork gives 4 beats. 2 tuning fork gives 4 beats if frequency of A is 250 hertz, while or then if frequency of A is 250 hertz, then find frequency of B। तो क्या बताओ बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अब मैं श्योर नहीं हूं ना, बी की फ्रीक्वेंसी 246 भी हो सकती है, 254 दोनों हो सकती है ना, बताओ। यस सर।
तो हम बता सर। नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, इस पे वैक्स वगैरह कुछ लगा देते हैं और फिर बीट्स ऑब्जर्व करते हैं। सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी व्हेन while it gives 7 beats when loaded with wax। तो अब यार ये 2 स्टेप क्वेश्चन हो गया और मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आप तुरंत समझ जाएंगे। देखें क्या होगा, पहले इस तरीके से लिख लेना है, तुरंत एक बार में आ जाएगा। ट्यूनिंग फॉर के फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250। 250 हर्ट्ज। सो मुझे पता है कि इनिशियली बी कितना होना चाहिए, 4 बीट्स है। सो 4 बीट्स है तो मुझे पता है कि 4 बीट्स है। सो आंसर क्या हो सकता है, इधर +4 या फिर -4। सो मतलब आंसर क्या हो सकता है, 250 + 4 मतलब कितना, 54। 254 हर्ट्ज। या फिर आंसर हो सकता है क्या, 250 - 4 क्या हो सकता है, 246 हर्ट्ज। आप समझना, बिकॉज B is loaded with wax। तो क्या होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, कम होगी। कम होगी। अब समझना, कम होगी और 250 के साथ बीट्स बढ़ गए हैं, बट बीट्स विद 250 हर्ट्ज आर इंक्रीज्ड। इसका मतलब अगर वो 254 होता और अगर कम होता तो फिर 250 के पास कम आने लगेगा ना। सो मतलब मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, आप लॉजिकली समझे। इफ FB is equal to था 254, then ड्यू टू वैक्स क्या होगा, F डिक्रीज होगा और FA कितना है 250, देन क्या होनी चाहिए, बीट्स शुड डिक्रीज। ओके डन। नंबर 2 देखें, इफ अगर FB क्या होता 246 होता, देन ड्यू टू वैक्स क्या होगा, F डिक्रीज होगा। तो अगर मुझे पता है कि FA 250 है और ये F डिक्रीज करने वाला है तो बीट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो एज पर आवर क्वेश्चन बीट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहे हैं। सो डेफिनेटली आंसर क्या है, 46। 46। सो देन as per the question, as per the question, beats are increasing, beats are increasing। so आंसर क्या होना चाहिए FB का 246 हर्ट्ज। अब देखना कुछ लोग के मन में डाउट आएगा, कुछ लोग के मन में डाउट क्या आएगा कि सर 246 था, सॉरी 254 था, बीट्स अभी कितने हैं 4। हमने इस पे वैक्स लगाया और हम इसे कम करते 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 243 तक ला सकते हैं ना। तो बीट्स कितनी आ जाएंगी फिर से 7। बट मैंने क्या बताया था भाई, स्टार्टिंग स्लाइटली डिफरेंस आएगा, इतना नहीं होगा कि आप 20 30 10 इतना डिक्रीज कर दें। 4 5 का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये ध्यान देना है कि इसका आंसर थोड़ा सा लॉजिकल होता है। यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वैक्सिंग करके इसको 243 कर दें। मतलब लगा दो यार, खूब सारा वैक्स लगा दो, आ जाएगा 240। बट ऐसा करते हैं क्या, नहीं।
जब भी कभी वैक्सिंग वाइनिंग की बात है तो स्मॉलर को ही नोटिस करना है। ओके, हाँ सर। स्मॉलर चेंज के प्रेडिक्शन से जो आंसर आएगा वही होगा। बताएं आप लोग, आपको समझ आया कि नहीं आंसर ये? बताएं। यस सर। यस सर। सर बीट्स में इतना ही है। आप अगर शीट में क्वेश्चन देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मतलब सिंपल किस वे पे कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसी तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा गेस करना रहेगा कि बीट्स इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही, क्या आंसर होगा। ओके, चले फाइंड करें। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन। 295। ओके, सो आई गेस आपने गेस कर लिया। अब मैं इतना जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल लिखा उतना नहीं लिखूंगा मैं। मुझे पता है नोन वाला कितना है, 300 हर्ट्ज, ठीक है। सो अननोन की पॉसिबिलिटी कितने आंसर्स हैं, 2, बिकॉज कितने बीट्स आ रहे हैं, 5। 5 बीट्स। तो अननोन वाले के आंसर क्या क्या हो सकते हैं, 305 और 295। ओके, सो 305 और 295 हर्ट्ज। अभी हुआ ये है कि किसे फाइल किया हुआ है, इनको या इसको, 300 वाले। 300 वाले को। सो अगर मैं इसे फाइल करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने बताया था ये दो वर्ड से कंफ्यूज होना, सिंगल एल और डबल एल। फाइलिंग का मतलब होता है चैम्फरिंग, शार्पनिंग करना, और फील्ड का मतलब होता है फील्ड विद समथिंग और लोडिंग। तो जल्दी वर्ड फील्ड कभी यूज नहीं होता। सिर्फ मैंने आपको समझा दिया है कि वो जो फील्ड हम इंग्लिश में सुनते हैं वो ये वाला डबल एल है। फील्ड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते, यहाँ पे फाइलिंग वर्ड यूज करते हैं। सो वहां पे सिंगल एल, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हुआ फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज हुआ फ्रीक्वेंसी। अभी बताओ यार आंसर, ये लॉजिकल क्या लिखा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फाइल किया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। अब बताओ अगर ये इंक्रीज हो गई तो 305 के क्लोज आ जाएगी ना। सो इसके साथ अगर आंसर क्या होगा, 305 होगा तो बीट्स क्या होने लगेंगे, होंगे। कम होंगे। और अगर आंसर क्या होता, 295 होता, तो बिकॉज ये बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी तो बीट्स भी क्या होने लगेंगे, अब बढ़ेंगे। बढ़ने लगेंगे। ये समझ आया कि नहीं यार, ये लॉजिकल क्वेश्चन, इसका कोई मेथड नहीं है कि अब मैं कुछ फॉर्मूला बता दूं, लॉजिकली ही देखना होगा। सो एज पर द क्वेश्चन बीट्स बढ़ रहे हैं। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन
बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो आंसर क्या आ जाएगा देन एफ अननोन का 290। 295। ठीक है, गुड। बताओ यार, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, वरना बीट्स का हो गया। बीट्स में यही दो काम थे, ग्राफिकल सॉल्व करना और ग्राफिकल में वेव और बीट्स को दोनों को ध्यान देना। ओके यार बताओ, बीट्स में किसी को कुछ डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो। नहीं सर। ओके, तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। बीट्स के बाद हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट बचा है, जो कि काफी डिटेल में है अभी। क्या? स्टेशनरी वेव। क्या? स्टेशनरी को ही क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग। क्या? स्टैंडिंग। ये काफी डिफरेंट है, ये काफी डिफरेंट है किससे? नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव से। अच्छा, टर्म देखो, टर्म क्या है? स्टेशनरी मतलब कुछ तो इसमें रेस्ट के बारे में बातें होने वाली हैं। ठीक, तो ऑफ कोर्स ये भी है सुपरपोजिशन। पहले आराम से बताओ, इंटरफेरेंस कब होता है? जब सेम फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सेम हो और क्या चीज डिफरेंट हो? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो काम बनेगा। बट क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, जिससे कि आप ऑब्जर्व कर पाओ। समझा? बीट्स बताओ, क्या होना चाहिए? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी, क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और जबकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए दोनों में? अप्रोक्सीमेटली सेम, डिफरेंस काफी कम। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं? यस सर। अच्छा, तो स्टैंडिंग वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव में इस बार दोनों चीजें तो हमने कवर कर ली, तो स्टैंडिंग वेव में अब थर्ड टर्म आता है क्या? डायरेक्शन। इन दोनों में क्या डायरेक्शन की कोई बात है? नहीं, सेम डायरेक्शन में है दोनों वेव। किसमें चल रही थी? सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगी दोनों की? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तब स्टैंडिंग वेव बनेगी। मतलब ऐसा कुछ फील करो कि ये एक वेव है, ऐसे जा रही है, और सेम टाइम पे एक अपोजिट डायरेक्शन से वेव आ रही है, तो ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल। Cancel out। क्या आएगा फॉर्मेट? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, तो क्या यहाँ पर स्टैंडिंग वेव हुई? क्या नहीं, ये तो वेव ही पूरी क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई। बट अगर मैं कुछ ऐसा सिनेरियो दे दूं कि मैं यहां से वेव तो जनरेट कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, लेकिन एट द सेम टाइम वेव रिफ्लेक्ट होती जा रही है यहां से, तो अगर ऐसा हो रहा है कि सेम टाइम पर वेव भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये जो वेव इधर आ रही है, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर फिर से ये वाली वेव जनरेट कर देगी ना। इसका मतलब ये है कि पहले जब फर्स्ट टाइम दोनों मिलेंगे तो क्या कर देंगे? एक दूसरे को डिसअपियर। बट नेक्स्ट टाइम दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को मैक्स। फिर नेक्स्ट टाइम दोनों एक दूसरे को डिसअपियर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्स। तो इसका मतलब वेव खत्म नहीं हो गई। अगर वेव कंटिन्यूअसली रिटर्न आती रहेगी तो ऐसा फील होने लगेगा कि एक स्ट्रिंग स्टेशनरी है, सिर्फ वो कहां कहां वाइब्रेट हो रही है? अप एंड डाउन। समझा या नहीं? तो मतलब क्या कंडीशन हो गई स्टेशनरी वेव की? पहले तो उसे रिटर्न आनी चाहिए, और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए?
अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और साथ में ये मेन कंडीशन क्या, बाउंड्री कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होती रहनी चाहिए, वरना तो एक पार्ट अगर आप देखोगे, एक बार ही देखोगे तो खत्म हो जाएगी ना। आपको नेक्स्ट सेगमेंट का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेगमेंट का, नेक्स्ट सेगमेंट का, इस तरीके से वेट करना पड़ेगा, समझा ना। हाँ सर। स्टैंडिंग वेव इसे नहीं बोलते कि खत्म हो गई तो स्टैंडिंग वेव है, खत्म हो गई फिर मैक्स एम्पलीट्यूड पर आई, फिर मिनिमम हो गई, फिर अपोजिट में मैक्स आई, इस सीक्वेंस को बोलते हैं वेव, स्टैंडिंग वेव। मतलब स्टैंडिंग वेव की पहली तो कंडीशन है कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में आए, और दूसरी चीज है कि क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली। अगर कॉन्टिन्यूअसली नहीं है तो वो वेव जैसी फील ही नहीं देगा, सो स्टैंडिंग टर्म ही आएगा, वेव टर्म ही नहीं आएगा ना, समझे। तो या वो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे जनरेट होगा लेकिन। मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से जनरेट होगा कि एट अ टाइम आपको फील हुआ कि ये वेव है, समझा, पहले तो ये वेव फील हुई, लेकिन आफ्टर t/2 वेव कहां पर आ जाएगी, ये वेव जनरेट हो जाएगी, आफ्टर ईच टाइम ये वेव आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही वेव है, सपोज आपने ये वेव भेजी, ये वेव नंबर 1, समझ आई। हाँ। अब आफ्टर सम टाइम यहां से वेव रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी, तो वेव आएगी इस तरीके से, ये हुई वेव नंबर 2। नेक्स्ट टाइम फिर क्या दिखेगी, यही वेव वापस से यहां पर आएगी ना। स्टैंडिंग वेव इज नॉट अबाउट कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन से सुपर इम्पोज कर दें और कैंसिल कर दे, ये स्टैंडिंग वेव नहीं है। ये है कि एक बार तो वो कैंसिल करेंगे और एक बार वो इंक्रीज करेंगे। मतलब जब हाफ सेगमेंट फर्स्ट वेव का टर्मिनेट हो जाएगा, तब ये वाला हाफ आ जाएगा ना वहां पर। आप फील करो, t/2 बाद क्या होगा, रेड वाला फिनिश हो जाएगा हाँ। और येलो वाला यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक वाले की जगह पर, ये आ गया येलो वाला, बट उसी टाइम पर ये ब्लैक वाला भी तो जनरेट हो गया है ना। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या पहुंच गया, मैक्स पहुंच गया, 2a पहुंच गया, समझा। यस सर। ठीक है, बट आफ्टर और t/2 देखोगे तो फिर ये वाला मतलब प्लस t/2, तो ये ब्लैक यहाँ पर पहुंच गया, ठीक। लेकिन ये येलो से जनरेट हो ही रही है कंटिन्यूअसली वेव, येलो से कंटिन्यूअसली वेव जनरेट हो रही है, तो आफ्टर मोर t/2 ये वाला येलो आगे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब आफ्टर नेक्स्ट t/2 ये वाला सेगमेंट 0 हो जाएगा, और कौन आगे बढ़ जाएगा, ये सेगमेंट हो जाएगा 2a, समझ आया ना। यस सर। स्टैंडिंग वेव में कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होती रहनी चाहिए वेव, नहीं तो फिर स्टैंडिंग वेव फॉर्म नहीं होगी। तो मैं स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की कंडीशन पूरी लिख देता हूं और फिर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझे। नंबर 1 मैं लिख देता हूं, इंटरफेरेंस कब होता है, इंटरफेरेंस के लिए दोनों का ω1 क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब होता है कि ओमेगा सेम है, मतलब क्या होना चाहिए, f1 इज इक्वल टू f2। बट क्या सेम नहीं हो, a1 इज नॉट इक्वल टू a2, और a1 a2 क्या हो, अप्रोक्सीमेटली सेम हो। अगर सेम भी होगा तब भी चल जाता है, याद है ना, सेम भी एम्पलीट्यूड था तब भी हमने फिनोमेना देखा था ना, जिसमें 4I0 आ जाता है। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता, सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तब भी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू के साथ ही ये कंडीशन होगी। सो दिस एंड दिस और दिस, ये दो कंडीशन होंगी, समझा या नहीं।
अगर इक्वल नहीं है तो क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम, या फिर डायरेक्टली क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। बीट्स के लिए देखें, बीट्स में क्या होगा, ω1 नॉट इक्वल टू ω2, एंड क्या होना चाहिए, ω1 शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज ω2। क्लियर? ओके। यस सर। Yes, sir. हाँ, और एक कंडीशन क्या होगी, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए, Equal. सेम। इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। सो ये देख लेते हैं स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव क्या हो जाएगा। ओके, सो मतलब क्या है, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम स्पीड, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से मूव होते हुए सुपर इम्पोज करेंगी तो क्या जनरेट होगी वहां पर, स्टेशनरी। ओके। अब मेन चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि मतलब यूजुअली हमें कंटिन्यूअस वेव चाहिए होगी, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ये ध्यान रहेगा। यस। So it can be produced in a medium with certain boundaries. Okay, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे रैंडम मीडियम बोल दूं और बोलूं इसमें एक वेव आ रही है, इसमें एक वेव आ रही है, क्या मिलके दोनों स्टैंडिंग वेव बनाएंगी क्या, नहीं। नहीं। कब बनाएंगी, व्हेन देयर इज अ बाउंड्री, मतलब यहाँ पर एक बाउंड्री है। अब ये वेव जाएगी और कैसे भी हो, मीडियम कैसा भी हो चलेगा, रिफ्लेक्ट होगी तो अब ये स्टैंडिंग वेव बनाएगी। समझ आया? तो ये वेव क्या होती हैं, ये अलग होती हैं किससे, प्रोग्रेसिव वेव से।
तो क्या क्या डिफरेंस है देखें। These are different from progressive waves. As there is no transfer of energy ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव वेव क्या करती है, एनर्जी कैरी करके चलती है। स्टेशनरी वेव में क्या होगी, हर बार एनर्जी कैंसिल आउट होने वाली है, मतलब कैंसिल आउट होगी फिर एड अप होगी, कैंसिल आउट होगी फिर एड अप होगी, ट्रैवल नहीं होगी एनर्जी। समझ आया ना। एक यस सर। जो मीडियम है उस मीडियम की एनर्जी वहीं पर रहेगी मतलब वही मैक्स पे जाएगी वही मिन पे जाएगी। ऐसे एनर्जी जो ट्रैवल होती थी वो नहीं होगी। ये खास बात है किसकी, स्टेशनरी वेव की। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर है। यस सर। ओके अब प्रोग्रेसिव वेव से डिफरेंस कैसे है उस चीज को समझने के लिए हमें स्टैंडिंग वेव को पहले समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, फिर इसके मैथमेटिक्स की बात करेंगे। समझ आया। पहले हम इसे फील करेंगे फिर इसके मैथमेटिक्स की बातें करेंगे कि कैसे ये मैथमेटिक्स आने वाला है। तो पहले फील कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव को। फील तो मैंने करा दिया यार कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनने वाली है, मैं सिर्फ फिगर बना के समझा रहा हूँ कि आप कैसे फील कर सकते हैं। आप ले लो क्या, एक रोप, आप ले लो एक रोप और इस रोप को थोड़ी टाइट रखो जिससे इसमें टेंशन आ जाए। अब टेंशन आने से क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी से रिटर्न आएगी ना। अरे ये समझा ना, स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी से वेव रिटर्न आ जाएगी Yes, sir. और स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो अगर आप इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये वेव, ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी इसमें कोई डाउट क्या, ये आप ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते ही है ना। एक स्ट्रिंग को अगर ऐसे पॉइंट कर दे तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी। ये हो गई क्या, स्ट्रिंग। अच्छा अब सोचो स्ट्रिंग को और टाइट कर दो। यहाँ पर क्या है, सर्टेन टेंशन है। क्या, सर्टेन टेंशन। अब सोचो आपने क्या कर दी, टेंशन इंक्रीज कर दी। तो आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप एकदम थ्रेड, एक थिन थ्रेड यूज कर लें तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर ज्यादा वेव्स बनने लगेंगी और ज्यादा वेव्स बनेंगी मतलब रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके का सेगमेंट बनाएंगी। ये ओरिजिनल वेव और ये उसकी रिफ्लेक्ट होके। समझ आया या नहीं। ये समझ आया कि नहीं। अब इस प्रोसेस में नोटिस करना, मैं बनाऊंगा स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1, जब ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी सेगमेंट 1, तब ये वाली स्ट्रिंग नेक्स्ट पार्ट वाली क्या आएगी, नीचे। नीचे आएगी। ये हुआ 1। और जब ये स्ट्रिंग नीचे आएगी सेगमेंट नंबर 2, तब ये वाली स्ट्रिंग कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये बताओ क्या मीडियम का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या नहीं। यार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सोचो एक पार्टिकल को पिक कर लेते हैं एक पार्टिकल को पिक कर लेते हैं यहाँ, और मैं और ज्यादा वेव को इंक्रीज कर देता हूँ। और ये रिफ्लेक्ट होके वेव आ रही है। चलो पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, समझना, पार्टिकल के बारे में सोचते हैं। मोर टेंशन, और ज्यादा टेंशन कर दोगे तो बढ़ते जाएंगे सेगमेंट।
पहले तो ये फील हुआ कि नहीं यार, ये फील हुआ कि एक अगर वाइब्रेटर से आप एक तरफ वाइब्रेट कराते जाओ तो यहाँ से बाउंड्री से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगी। और अगर आप टाइट रखोगे तो बीच में आपको इस तरीके से सेगमेंट बढ़ते हुए दिखने लगेंगे। यार बताओ ये समझा है या नहीं आपको ये फिगर? हाँ सर। लेकिन इसमें रियल में फील ऐसी है कि वेव अप एंड डाउन हो रही है। मतलब एक बार वेव इधर गई, सेम इंस्टेंट पे ये सेगमेंट कहाँ रहेगा, नीचे, और सेम इंस्टेंट पे ये सेगमेंट ऊपर। आफ्टर सर्टेन टाइम ये सेगमेंट नीचे जाएगा, तब ये सेगमेंट ऊपर जाएगा, और तब ये सेगमेंट नीचे आएगा। इसमें किसी को डाउट क्या? यार ये क्लियर है या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो चले पार्टिकल्स को देख लेते हैं, पार्टिकल्स का क्या होने वाला है यहाँ पर। देखें, चले पार्टिकल की बात कर लेते हैं। पार्टिकल नंबर ये क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, ये बीच वाला हो गया सी, ये हो गया डी। चलो, क्या लग रहा है ये वेव इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है ना, इसका मतलब एट एनी टाइम जो सारे पार्टिकल है वो कहाँ जा रहे होंगे, ऐसे ऊपर जा रहे होंगे। ये खास बात है प्रोग्रेसिव वेव और इसमें इसके सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। जब ये सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे तब नेक्स्ट सेगमेंट के पार्टिकल कहाँ आ रहे होंगे, समझा या नहीं? यस सर। ओके, मैं थोड़ा और रेलेवेंट फिगर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे आप और प्रॉपर समझ पाए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ये समझा कि नहीं? हाँ, तो मैं थोड़ा सा और रेलेवेंट फिगर बना देता हूँ। इस तरीके से एरोज लार्ज और स्मॉल कर लेता हूँ। इससे डिफरेंस ये आने वाला है कि पता चलेगा कि सारे पार्टिकल टॉप तक जाने ही नहीं वाले, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था, सारे मैक्स एम्पलीट्यूड पे जाते थे। प्रोग्रेसिव में ये होता था, प्रोग्रेसिव में क्या होता था कि अगर मैंने ऐसे वेव दी और ये आगे की तरफ जा रहे हैं, वेव अगर आगे की तरफ जा रही है तो पहले तो मैं इनके स्लोप से इनकी डायरेक्शन देख लेता था कि ये पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे एट दैट इंस्टेंट, नीचे जाने वाले हैं, जबकि बाकी सारे पार्टिकल्स ऊपर जाने वाले। याद है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, सो ये था डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये थी प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव की खास पहचान क्या, ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म SHM with सेम एम्पलीट्यूड। क्लियर ना? ये पॉइंट समझ आया या नहीं? सब हमेशा पूरा एम्पलीट्यूड, फुल एम्पलीट्यूड से SHM करते हैं, इसलिए सारे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आता है, फिक्स आता है। जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टिकल एकदम अलग कर रहे हैं। क्या? यहाँ से देख लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। स्टैंडिंग वेव में देखना क्या होगा, स्टैंडिंग वेव में बताओ, क्या पार्टिकल ए कुछ कर रहा है क्या? पार्टिकल ए को बिल्कुल भी फील आ रहा है क्या मोशन का? नहीं। नहीं। सो पार्टिकल ए, इसका एम्पलीट्यूड क्या लग रहा है? 0। 0 है भाई। 0। पार्टिकल बी की बात करें, पार्टिकल बी की बात करें तो क्या मैक्सिमम से कम ही है ना? हाँ। इसे मैं बोल देता हूँ ए मैक्स। ये वैल्यू क्या है,
मैं बता नहीं रहा हूँ अभी ये कितनी है, आगे मैं एक्सपेरिमेंट उसमें मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट डेफिनेटली ये क्या है, ये मैक्स है। तो क्या पार्टिकल बी का एम्पलीट्यूड क्या है? लेस देन ए मैक्स। यस, तो एम्पलीट्यूड इज लेस देन ए मैक्स। व्हाट अबाउट पार्टिकल सी? ए मैक्स। यस, सो पार्टिकल सी पूरा एम्पलीट्यूड उसका कितना है? ए मैक्स जितना है, ए मैक्स। और व्हाट अबाउट पार्टिकल डी? पार्टिकल डी कितने से कर रहा है? अगर यहाँ पर देखे फिगर में, तो क्या उसे कभी भी फील होने वाला है कि वो अप एंड डाउन जाएगा? नहीं। नहीं। नो सर। तो जब आप स्टैंडिंग वेव हाई टेंशन वायर में जनरेट करोगे तो फील करोगे कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा पॉइंट। तो बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 0। 0। तो इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर नया टर्म डिफाइन करते हैं। क्या? स्टैंडिंग वेव में टर्म डिफाइन करते हैं, 2 टर्म डिफाइन किए जाते हैं। टर्म है नोड। नोड किसे कहते हैं? अ पॉइंट with 0 displacement of particle, 0 amplitude of particle। समझा? हाँ। तो एंटी नोड क्या हो जाएगा? मैक्स भी मैक्स है। तो ये समझ आए दोनों चीजें, एंटी नोड और नोड। एंटी नोड Yes. क्या है? यस, एंटी नोड अ पॉइंट with max amplitude of particle। ओके, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ए और डी क्या बन जाएगा? नोड। नोड बन जाएगा। तो ये अपन बना देते हैं यहाँ पर, अगर मैंने ऐसे वेव बनाई हुई है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप समझ गए आंसर। ए बी सी डी ई, समझ गए? तो ए सी ई जी, ये सब क्या बन जाएंगे? नोड। नोड। और बी डी एफ ये क्या बन जाएंगे? एंटी नोड। एंटी नोड। यार बताओ, नोड या एंटी नोड में कोई डाउट? ये सबसे मेजर डिफरेंस है किसमें? पहली बात तो प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी का ट्रांसफर करवाती है, जबकि स्टैंडिंग वेव ट्रांसफर नहीं करवाती। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस और क्या नजर आया कि एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड, प्रोग्रेसिव वेव में ऑल पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद सेम एम्पलीट्यूड, जबकि स्टैंडिंग वेव में क्या बात पता चली? ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म SHM with different amplitudes from 0 to A max। तो नोड भी SHM ही मानेंगे, हम नोड को भी हम SHM ही मानेंगे, बस हम बोल देंगे कि किस एम्पलीट्यूड का SHM हमें 0। समझा या नहीं बताएं? दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस। तो अभी कुछ फील आ रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव से कैसे डिफरेंट है स्टैंडिंग वेव? सर वो नोड वाले पार्टिकल का एनर्जी 0 रहेगा क्या? हाँ, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा, तो मानेंगे कि SHM 0 एम्पलीट्यूड से कर रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी एनर्जी सब 0 मानेंगे। तो यहाँ पर हम वेव की एनर्जी की बात नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया कि वेव की एनर्जी ट्रेवल हो ही नहीं रही, पार्टिकल के पास इंडिविजुअल एनर्जी रहेगी। हाँ सर।
तो मैंने बताया था कि वेव में हम जनरली वेव एनर्जी की बात करते हैं, और यहाँ पर स्टैंडिंग वेव में वेव एनर्जी मूव हो ही नहीं रही है, सिर्फ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं सेम प्लेस पे। ओके, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कराएंगे। यस सर। ओके, तो मुझे लगता है नोड, एंटी नोड और ये सारी चीजें क्लियर है। बट अगर मैं थोड़ी सी वेव के बारे में देखूं, तो यार ये सारे पॉइंट हैं तो वही ना वेव जैसे के, तो ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स कितनी होगी, लैम्बडा। तो ये कितनी हो गई, लैम्बडा बाय 2। लैम्डा बाई 2। अच्छा, अब यार यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एकदम समझे, यहाँ पर समझे थोड़ा सा। पहले तो देख लेते हैं क्या, एज पर द वेव, अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस की बात करूं, सो देन अगर ए टू ई की बात करें, सो ए टू ई के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लैम्बडा बाय लैम्बडा नहीं, ए टू ई लैम्डा हो जाएगी। कैसे देखा हमने, इस स्मॉल एक फिगर बना के उसी फिगर को रेप्लिकेट कर लेते हैं, छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा ध्यान रहे ये चल रही है स्टोरी। और ये पॉइंट था अपना ए, और ये पॉइंट था क्या, एफ। तो समझ गए कि ये क्या हो जाएगा, लैम्डा। क्लियर? अच्छा, क्या है, ई है क्या, ओके हाँ, ई हो गया, ए टू ई लैम्डा है। तो इसका मतलब आप डेफिनेटली समझ गए। फिर दूसरा पॉसिबल क्या होगा, ए टू सी कितना हो जाएगा देन, लैम्बडा बाय लैम्बडा लैम्डा बाय बाय 2। 2। तो ए टू बी कितना हो जाएगा फिर, लैम्बडा बाय लैम्डा बाय 4 4। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव में बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हो कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, लैम्डा बाय 2। लेकिन दो एंटी नोड अगर देखोगे तो भी तो वही आएगा ना, अगर Yes. दो एंटी नोड टारगेट करो, ये हाँ सर, बी और डी, तो ये भी कितनी आने वाली है, लैम्बडा बाय 2। लैम्बडा बाय 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन आएगी, क्या क्या होगा इसका मतलब, टू कंसेक्यूटिव नोड्स से एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव nodes or antinodes is lambda by 2। clear ना, clear? लेकिन डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड कंसेक्यूटिव एंटीनोड क्या होगा, लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4। लैम्डा बाय 4 so distance between a node and next antinode कितनी होगी, लैम्डा बाई 4। तो ये सारी चीजें तो मतलब बहुत ही बेसिक है, आपको क्लियर होगी ना। अच्छा, एक चीज यार और समझे, एक और बहुत ही अच्छी चीज नोटिस करने को मिलेगी, यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है सेगमेंट। सेगमेंट किसे बोलते हैं, सो ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, इसको एक सेगमेंट बोलते हैं जो ऑसिलेट होता है, इसे क्या बोलते हैं, एक सेगमेंट। तो ये जो मैंने पार्ट येलो कर दिया, ये इसे बोलते हैं क्या, सेगमेंट। सो ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सो डेफिनेटली बताएं एक सेगमेंट का लेंथ कितना होता है, लैम्बडा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, वो हो जाता है लैम्डा बाई 2। अब जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, एक बहुत ही एकदम 5 स्टार कैटेगरी वाली बात, क्या यार, फेज डिफरेंस के बारे में बात करो। चलो, बी और सी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, बी एंड सी के बीच का फेज डिफरेंस, 5 बाय 2 पाई बाय 2 या पाई बाय 2। 4? पाई बाय 4 किसने कहा भाई, बी एंड सी है। देखें,
चले यहाँ पर एकदम 5 स्टार कैटेगरी वाली चीज है, फेज डिफरेंस इन स्टैंडिंग वेव्स। फेज डिफरेंस इन स्टैंडिंग वेव, समझना। तो फिर से बना देता हूँ यार वेव, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर से थोड़े से फेज को समझते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर बना दी वेव, स्टैंडिंग वेव। अभी बात करें मैंने पॉइंट चूज किए थे क्या क्या, ए बी सी डी कुछ ऐसे, ये ए, फिर ये बी, ये सी, ये डी। अब बताओ क्या पॉइंट था, फेज डिफरेंस इन ए एंड बी। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इन ए एंड बी, तो डेफिनेटली कितना होगा ये, π/2 90 दिख रहा है ना। इन बी एंड सी क्या होगा, π/2। π/2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सेम कुछ एक एम्पलीट्यूड पे देख लेता हूँ, पी एंड क्यू, क्या देख लेता हूँ, एक पी एंड क्यू, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, समझा। तो मैंने लेट से क्वेश्चन में दे दिया है आपको कि पी एंड क्यू ने कितनी कर ली है, ये λ/2 कितनी दूर है ये, λ/2 ठीक है, नहीं λ/4 ले लेते हैं, तो कितना होगा पी एंड क्यू, π/2। पी एंड क्यू कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। ठीक, तो ये 5 स्टार की बात यहाँ पर ये है कि ये सब रॉन्ग रहेगा। बेसिकली इसमें फेज ऐसे चल ही नहीं रहा होता, तो जो प्रोग्रेसिव वेव में देखा है हमने तब के लिए ये सारी चीजें ट्रू हैं, अभी के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। क्यों, फील करना, समझे क्या हो रहा है। ये वेव थी, इसमें 3 सेगमेंट मैंने बना दिए कि ये 3 सेगमेंट में ऑसिलेट करेगी। तो पता है क्या होता है इसमें, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर हम देखें तो पता टी पर क्या होगी, ये स्ट्रिंग आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी कि स्ट्रिंग का ये सेक्शन कहाँ है, ऊपर है, और ये सेक्शन नीचे, और ये सेक्शन ऊपर। फिर क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे ये सेक्शन और क्लोज आने का ट्राई करेगा, तो ये सेक्शन थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर ये सेक्शन इस ब्लू वाले पे आ जाएगा, फिर ये सेक्शन थोड़ा और डिफरेंट नीचे आने लगेगा। जब ये नीचे आएगा तब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, समझा। और यही सेक्शन अगर और फर्दर कंटिन्यू करता जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर जाता जाएगा। तो ये मैंने क्या बना दी, टाइम के साथ ऑसिलेटिंग वेव्स बना दी, ये स्टैंडिंग वेव बन गई। इस वेव में नोटिस करना हो क्या रहा है, एट एनी टाइम अगर किसी सेगमेंट को देखोगे तो सारे के सारे पार्टिकल ऊपर ही जा रहे हैं ना, ये समझा या नहीं। एट एनी टाइम सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, बस फर्क सिर्फ ये है कि ये थोड़ा कम हाइट तक जा रहा है, उसके बाद वाला पार्टिकल थोड़ा ज्यादा हाइट तक जा रहा है, समझ आया। मतलब इस तरीके का सेगमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है इन अ सेगमेंट, ये एट एनी टाइम टी नहीं है, मैंने डिफरेंट टाइम पर बना दिए हैं ये ग्राफ्स। सो ये ग्राफ मैंने डिफरेंट टाइम पर बना दिए हैं आपको। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एट एनी टाइम टी all the particles in a segment move together, क्लियर है या नहीं।
and they reaches to their respective top at the same time. मतलब at the same time सारे पार्टिकल कहाँ पहुंचेंगे? ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, likewise. समझा? मतलब at a time ये यहाँ पर पहुंचा, ये यहाँ पर पहुंचा, ये यहाँ पर at the same time. जबकि इनिशियली सबके सब कहाँ थे? लेट्स से यहाँ पर थे. समझ आया कि नहीं यार? ये बात समझ आई कि नहीं? So at any time t, all the particles in a segment move together. But जो उसके बगल वाला सेगमेंट है उसके पार्टिकल तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ना. And the particles in next consecutive segment moves in just opposite direction. Just opposite direction मतलब उसे क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फेज. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा आ गया, बहुत ही सिंपल सा आ गया. क्या कि पूरा एक सेगमेंट ऊपर जाता है और सेम टाइम पे लेफ्ट वाला मतलब उसके नेक्स्ट वाला सेगमेंट कहाँ आता है? नीचे आता है. इसका मतलब सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आएंगे. मतलब अगर मैं यही फिगर फिर से बता दूं, अगर मैं यही फिगर यहाँ पर फिर से बना दूं तो पता है कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन देखना, सी डी और थोड़े से कुछ पॉइंट और बढ़ा देते हैं. इसे कर लेते हैं ई और इसे कर लेते हैं एफ. तो इसका मतलब देखना कंक्लूजन क्या निकलेगा. इसका कंक्लूजन ये निकलेगा क्या? कौन कौन से पार्टिकल? ए, पी, बी, क्यू. वैसे नोड को काउंट नहीं करते. मैं अगर इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो नोड को काउंट नहीं करते हैं. नोड को क्योंकि जीरो एम्पलीट्यूड है तो उसे छोड़ देते हैं. नोड को काउंट नहीं करते. तो अगर मैं बात करूं पी, बी एंड क्यू, ऑल आर इन सेम फेज. मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? Zero. जीरो. सो फेज डिफरेंस क्या आएगा? जीरो. जबकि इसके नेक्स्ट सेगमेंट से बात करूं, अगर नेक्स्ट सेगमेंट से, सो बिटवीन पी एंड क्यू, सो नेक्स्ट सेगमेंट क्या रहेगा? एकदम आउट ऑफ फेज. बट वो खुद में सेम फेज में रहेंगे. मतलब अगर मैं बात करूं क्या, ई, डी, एफ, ये सब क्या रहेंगे? Same phase. फेज. बट out of phase with P, B और Q. क्लियर? समझा या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडिंग वेव में फेज डिफरेंस का आंसर कभी सोचने की जरूरत नहीं. आंसर क्या होगा? इधर जीरो या फिर पाए, या फिर से जीरो, या फिर से पाए. समझा या नहीं? यस. Yes. मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल देखनी नहीं है, सिर्फ सेगमेंट देखना है. मतलब उस पार्टिकल की जो आइडेंटिटी है वो उसकी पोजीशन नहीं है, उसका पूरा क्या है? आइडेंटिटी, सेगमेंट. ये सेगमेंट जहां जाएगा सब पार्टिकल को वहीं जाना पड़ेगा. तो अगर ये सेगमेंट ऊपर चला गया, हर एक पार्टिकल कहाँ गया? ऊपर. और अगर ये ऊपर गया तो नेक्स्ट सेगमेंट डेफिनेटली नीचे जाएगा. तो हर एक पार्टिकल नीचे जाएगा. क्लियर? तो किसी भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री. क्लियर?
सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं फेज डिफरेंस ऑफ P विद एनी अदर पॉइंट, सो डेल्टा फाई अगर मैं बात करूं किसकी, P एंड E की, तो क्या आंसर आएगा, पाई। और डेल्टा फाई ऑफ मैं P इंटू किसी और पॉइंट का, P एक रैंडम पॉइंट ऑन द सेगमेंट है, P और D का देखूं दोनों एंटी नोड नहीं है, फिर भी आंसर क्या आएगा, पाई। पाई। समझ आया ना ये चीज यार, क्लियर समझ आया या नहीं? Yes, sir. चलिए, तो ये पूरी थ्योरी ऑफ स्टैंडिंग वेव थी। अभी हमने इसके मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव्स की बातें नहीं की, क्या कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, टाइम पीरियड में कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, बाकी सारी चीजें। ओके, सो सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 दोनों में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, पाई का। सारे पॉइंट सेगमेंट 1 के फेज डिफरेंस रहेंगे 2, मतलब इवन ये फिगर बना के मैं इन दोनों में भी पूछ लूं, इस ए में और ये बी में, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/6, तो क्या सोचना है क्या आपको कुछ नहीं, No, क्या sir. चेक करना है आपको कि ये किस सेगमेंट में है, क्लियर ना? ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई। स्टैंडिंग वेव की थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव्स थे वो मैंने काफी क्लियर कर दिए, रिलेटेड टू फेज डिफरेंस, रिलेटेड टू अदर पैरामीटर्स। ओके, ठीक है। सो कल अपन स्टैंडिंग वेव के मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, आप एक बार थ्योरी वगैरह रिवाइज कर लें, कुछ डिफरेंस वगैरह हो तो आप पूछ लेंगे। ओके, कोई डाउट रहे तो पूछ लेंगे। ओके, ठीक है, शीट अच्छे से सॉल्व करें, कुछ डाउट रहे तो बताएं। हाँ, ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय बाय। Bye, sir.